एक बार की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह हमेशा ही दूसरों के लिए बुरा सोचता था। अजी, आज क्या आप लकड़ी काटने के लिए नहीं जाओगे क्या? आज पूरा 1 महीना हो रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती है इस तरह घर में बैठे हुए? क्या है भगवान, क्यों इतना चिल्लाती हो? इतना चिल्लाओगी तो किसी दिन तुम्हारा गला बैठ जाएगा, फिर कुछ बोल नहीं पाओगी। अच्छा ही होगा, कम से कम मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। वह लोग यही सारी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ उसका साला आता है। क्या हुआ जीजा जी? दीदी इतना क्यों चिल्ला रही है आप पर? क्या आपने फिर से कुछ किया है? देखो साले साहब, आप बीच में ना बोले तो ही सही है। यह हमारा आपस का मामला है, हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे। क्यों जी, क्यों नहीं बता रही हो? देवेंद्र, तुम्हारी जीजा जी बहुत दिनों से घर पर ही लेटे लेटे आराम कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं इनसे कह रही थी कि कुछ काम कीजिए, तभी जाकर घर चलेगा। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा, समझे तुम लोग? इतना कहकर वह घर से चला जाता है और वह फिर गांव के चौपाल पर आ जाता है। अरे भैया, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या किया जाए? ऊपर से यह बारिश भी नहीं हो रही है और फसल भी सूख रही है। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ भैया, इसलिए तो अपना घर चलाने के लिए जमींदार जी के यहाँ गया था। उनसे कुछ पैसे उधार मांगने थे और उन्होंने मुझे दे दिए। अच्छा भैया, चलता हूँ। रुको भैया, मैं भी चलता हूँ, यहाँ अकेला बैठकर क्या करूँगा। इतना कहकर वह लोग चल देते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति की पोटली गिर जाती है। तभी सोहम भी वहां से जाने के लिए चल देता है। तभी सोहम वह पोटली देख लेता है। यह पोटली किसकी है? देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पे खूब सारा पैसा होगा। क्यों ना इसे मैं ही ले लूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर वह उस पोटली को उठा लेता है और वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी वह लोग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं। क्यों भैया, तुमने लाल रंग की थैली देखी है क्या? उसमें बहुत सारे पैसे थे मेरे। नहीं नहीं, मैंने कोई थैली नहीं देखी। मुझे क्या करना है तुम्हारी थैली से? तुमने अपनी थैली खुद तो खो दी है, पूछ मुझसे रहे हो। जब हम लोग यहाँ बैठे थे तब यहाँ सिर्फ तुम ही तो थे, हम लोगों के अलावा। अगर थैली यहाँ नहीं गिरी तो पक्का तुमने ही उठाई है। अब हमें जांच करने दो, तुमने उठाई है या नहीं। वह व्यक्ति उसकी जांच कर लेता है। तभी उसे उसकी जेब से वह थैली मिल जाती है और फिर वह व्यक्ति कहता है। अरे ये तो चोर है, इसने तो अपने गांव में ही चोरी की है, इसे इसकी करनी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुनो गांव वालों, जल्दी आओ, एक चोर पकड़ा है। सभी लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने उसकी अच्छी से पिटाई की। तभी वहाँ से उसका साला गुजर रहा था। तभी वह कहता है। लगता है किसी की पिटाई हो रही है। हो ना हो कोई चोर ही पकड़ा गया होगा, तभी तो इतनी भीड़ लगी है। वह वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पिटाई किसी और की नहीं बल्कि उसके जीजाजी की ही हो रही थी। जीजा जी, क्या किया आपने जो यह लोग आपकी पिटाई लगा रहे हैं? भैया, क्या किया मेरे जीजा जी ने? मैं जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर आया था, तभी मेरी थैली यहाँ गिर गई और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन मैंने जांचा कि मेरी थैली गिर गई है तो मैं वापस आया। जब मैंने तुम्हारे जीजा जी से पूछा तो कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। और जब इनकी तलाशी ली गई तो वह थैली इनके ही पास से मिली। भैया, मैं आप सभी लोगों से अपने जीजा जी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे जीजा जी को माफ़ कर दीजिए। ठीक है देवेंद्र, तुम्हारी वजह से हम लोग तुम्हारे जीजा जी को छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी से समझा देना, अगर आगे से किसी की भी कुछ भी चीज चोरी की तो उन्हें राजा जी के पास ले जाएंगे। फिर तुम्हें तो पता ही है, राजा जी चोरी करने की बहुत कठिन सजा देते हैं। अब ले जाओ इन्हें यहाँ से। वह अपने जीजाजी के साथ अपने घर के लिए चल देता है। तभी वह अपने जीजाजी से कहता है। जीजा जी, आखिर आपको क्या जरूरत थी चोरी करने की? यदि आपको पैसे की जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं आपको पैसे देता। तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत दिनों से काम पर नहीं जा रहा हूँ, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और मैंने पैसे खुद से चुराए नहीं थे, बल्कि वह खुद बात छोड़कर चला गया था। एक काम कीजिए, मैं आपको अपनी 2 गाय दे देता हूँ, उसके बाद तो आप यह सब नहीं करेंगे ना? अगर तुम रोजगार दोगे तो मैं भला क्यों यह सब करूँगा?
वह लोग यही सारी बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। तब सोहम की हालत देखकर शिवानी कहती है, ये आपको क्या हुआ जी? किसी ने आपको पीटा है क्या? नहीं नहीं दीदी, जीजा जी और मैं आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से एक बैल दौड़ता हुआ आ रहा था, तो जीजा जी ने मुझे बचाने के चक्कर में वो बीच में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी चोटें आ गईं। अरे वाह, आज पहली बार आपने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है। आज आपने मेरे भाई की जान बचाई है। अगले ही दिन सोहम अपने साथ 2 गाय लेकर उन्हें चराने के लिए ले जाता है। गाय तो यही चारा चर रही है, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, उसके बाद इनको लेकर अपने घर चला जाऊंगा। सोहम वहीं लेट जाता है और वहीं सो जाता है और यहाँ उसकी गाय चरते चरते जमींदार जी के खेतों में घुस जाती हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है, यह गाय किसकी है? कौन इन्हें इस तरह खुला छोड़ गया? वह व्यक्ति यहाँ वहाँ नजर घुमाता है तो उसे सोहम नजर आता है। वह उसके पास आकर कहता है, अरे ओ भाई साहब, ये तुम्हारी गाय जिसकी खेत में चर रही है, तुम्हें पता भी है भाई खेत किसका है? तुम्हारे खेत में तो नहीं है ना, तो क्यों ज्यादा मुँह चला रहे हो? चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? अच्छा ऐसा है, रुको अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और गांव के जमींदार जी के पास आ जाता है। तब वह कहता है, जमींदार जी, आपके खेत में एक व्यक्ति की गाय चर रही है। जब मैंने उससे कहा कि यह जमींदार जी का खेत है, तो कहने लगा हाँ होगा किसी जमींदार का खेत, लेकिन मेरी गाय यही चरेगी, जो करना है सो कर लो। अच्छा, उसने ये कहा है, रुको अभी सबक सिखाता हूँ उसे कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर जमींदार जी अपने लटेतों के साथ उसके पास जाने के लिए चल देते हैं। वह आ जाते हैं। तभी देवेंद्र के पास एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है, भैया, तुम्हारे जीजा जी जमींदार जी के खेत में गाय चरा रहे थे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए जमींदार जी अपने लठैतों के साथ उनके पास जा रहे हैं। हे भगवान, ये जीजा जी अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे? ये कोई ना कोई नया बकेड़ा खड़ा कर ही देते हैं। देवेंद्र अपने जीजाजी के पास जाने के लिए चल देता है और यहाँ जमींदार जी सोहम से कहते हैं, क्यों, तुम क्या कह रहे थे कि जिसका भी हो क्या करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। लठैतो, इसे बताओ तो मैं कौन हूँ। जमींदार जी लटेतों को कह ही रहे थे कि तभी वहाँ देवेंद्र आ जाता है और वह कहता है, जमींदार जी, मेरे जीजा जी को माफ कर दो। इनकी वजह से जो कुछ भी आपको नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। देवेन, ये कैसा जीजा है तुम्हारा? एक तो घर जमाई बनकर बैठा है, ऊपर से तुम्हें हर बार इसकी वजह से बेइज्जत होना पड़ता है। चलो सभी लोग यहाँ से। इतना कहकर जमींदार जी वहाँ से चले जाते हैं और देवेंद्र अपने जीजाजी से कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी वजह से और शर्मिंदा नहीं हो सकता हूँ। अगर आगे से आपने फिर से ऐसा वैसा कोई काम किया, तो मैं दीदी से आपकी शिकायत कर दूंगा। मुझे माफ कर दो देवेंद्र, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं अब ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। ठीक है, एक काम कीजिएगा, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर पास के राज्य में एक नया काम ढूंढने के लिए जा रहा हूं, तो आप ही मेरी दुकान पर काम कीजिएगा, उसे संभाल लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो। वह लोग यह सारी बातें करने के बाद देवेंद्र वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वह लोग बातें कर रहे थे। जीजा जी, मैं जा रहा हूँ, आप ख्याल रखना दुकान का, मैं बहुत ही जल्द आऊँगा। हाँ हाँ, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारी दुकान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना कहकर देवेंद्र शहर की ओर चल देता है और अगले दिन से सोहम उसकी दुकान पर आ जाता है। और दूसरी तरफ राजा जी अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, हम अपने राज्य में सैर पर नहीं निकले। हमें लगता है कि हम लोगों को अपने राज्य में घूमना चाहिए, तभी जाकर हमें पता लगेगा कि क्या समस्या है किसको। हाँ, सही कहा महाराजा आपने, हमें चलना चाहिए, इसी बहाने पूरे राज्य का भ्रमण भी हो जाएगा। तो ठीक है, सैनिकों से कहो हमारा घोड़ा तैयार करें। वह अपने महल से राज्य के बाजार की ओर चल देते हैं। तभी वह बाजार आ जाते हैं और एक सुनार के पास रुकते हैं। बताइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हमारे राज्य में? नहीं नहीं महाराज,
भला आपके होते हुए हम लोगों को क्या ही दिक्कत होगी। जब तक आप जैसे राजा हमारे राज्य के राजा हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है महाराज। इतना कहकर आगे बढ़े तो उन्हें सोहम मिला। उन्होंने उससे पूछा, बताइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हमारे राज्य में? नहीं महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महाराज की जय हो। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं और सोहम भी अपने घर आ जाता है। तभी वह कहता है, यह तुम्हारे भाई की कैसी दुकान है। आज दिन भर से बहुत ग्राहक आए, लेकिन चंदन की खुशबू सूंघकर वापस रखकर चले गए। किसी ने भी चंदन नहीं खरीदा। अजी आजकल इतनी महंगाई हो रही है, भला इतनी महंगाई में इतना महंगा चंदन कौन खरीदेगा? हाँ, लेकिन एक व्यक्ति हमारी पूरी दुकान के चंदन की लकड़ी खरीद सकता है। कौन है जी वो जो सारी लकड़ी खरीद सकता है? यदि महाराज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए वह लोग सारी लकड़ी खरीद लेंगे और फिर हमारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा। ये आप कैसा उल्टा सीधा सोच रहे हो? वो हमारे महाराज हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे और हम लोगों का क्या होगा? इसी तरह समय बीतता जाता है और सोहम के पास लोग आते तो हैं, लेकिन चंदन की तारीफ करने के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते। फिर एक दिन राजा जी फिर से वहाँ आते हैं और सोहम की दुकान से होते हुए गुजर रहे थे। तब सोहन ने उन्हें देखकर प्रणाम करने की तो छोड़ो, बल्कि उल्टा मुंह बना लिया। राजा जी वहाँ से चले जाते हैं और महल आ जाते हैं। मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि जब हम उस चंदन वाली दुकान के यहाँ से गुजर रहे थे तो मेरा मन कर रहा था कि उस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। ऐसा क्यों महाराज? वह तो आपकी प्रशंसा करता है, फिर आप उसको फांसी देने की क्यों सोच रहे हो? मुझे पता नहीं, लेकिन आज उसके बर्ताव को देखकर मुझे यही लगा, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मंत्री जी इसके आगे कुछ और पूछते राजा जी वहाँ से चले जाते हैं और मंत्री जी यह सोचने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब पिछली बार हम लोग गए थे तब उसने अच्छे बर्ताव के साथ राजा जी का स्वागत किया था, लेकिन इस बार गए तो उसने राजा जी को देखकर अपना मुंह ही फेर लिया। ऐसा क्यों किया उसने? इसका पता लगाने के लिए मैं कल ही अपना भेष बदल कर जाऊंगा उस व्यक्ति के पास। अगले ही दिन मंत्री जी अपना भेष बदलकर सोहम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई साहब, कैसी चल रही है आपकी दुकान? आपकी दुकानदारी सब अच्छा चल रहा है ना? क्योंकि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो आपके पास रखी चंदन की लकड़ी की खुशबू बहुत सुगंधित आ रही थी। अरे भैया, कहाँ अच्छी चल रही है मेरी दुकान। लोग आते तो हैं और चंदन सूंघते भी हैं और उसकी तारीफ करके चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति खरीदता ही नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके दाह संस्कार में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी भी होनी शुरू हो जाए। मंत्री मन में सोचता है, अच्छा, तो ये बात है। यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। मंत्री समझदार था। उसने सोहम से कहा, एक काम करो भाई, मुझे कुछ चंदन की लकड़ी दे दो। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी और मंत्री वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री जी राजा जी के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैं कल बाजार के रास्ते से जा रहा था, तभी उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा कि महाराज के लिए तोहफे के रूप में मुझसे चंदन की लकड़ी ले जाओ। तो मैं ये चंदन की लकड़ी आपके लिए ले आया। ये लीजिए महाराज, उस व्यक्ति की ये भेंट स्वीकार कीजिए। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा, ये लीजिए मंत्री जी, उस व्यक्ति को मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट दे दीजिएगा। मंत्री जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भैया, ये लो, राजा जी ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। यह कुछ सोने के सिक्के हैं। सोहम मन में सोचता है, मैं कितना बुरा हूँ। मैं राजा जी के लिए कितना बुरा सोच रहा था और वह कितने अच्छे और दयालु हैं।
उन्होंने मेरे लिए भेंट भेजी है। इतना सोचकर सोहम कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मेरी तरफ से राजा जी को धन्यवाद बोलिएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी चले जाते हैं और शाम के समय सोहम भी अपने घर के लिए चल देता है और घर आ जाता है और अपनी पत्नी को वह भेंट करते हुए कहता है, ये लो शिवानी, ये भेंट रख दो। देखने में तो यह मूल्यवान लग रही है, कहीं आप चोरी करके तो नहीं लाए हैं इसे? यह तुम कैसी बातें कर रही हो शिवानी, मैं भला चोरी क्यों करूँगा, ये तो मुझे राजा जी ने भेंट में दिया है। अच्छा, तुम तो उनके बारे में कितना बुरा सोच रहे थे और उन्होंने देखो तुम्हारे लिए भेंट बेची है। हाँ शिवानी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी किसी के लिए गलत नहीं वो सोचूंगा। सही ही कहा गया है कि आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं।